हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के आगे के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसे देख लीजिए, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है मैंने। ओके, तो अब हम 12th क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। सो 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज oogenesis? गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ oogenesis। अब हमें पूरी oogenesis की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। अब oogenesis क्या होता है? ये प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट की। मैच्योर और फीमेल गैमीट क्या होता है? ओवम या फिर एग। ओके, नेक्स्ट इज अ फ्यू मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल। गैमीट मदर सेल्स को oogonia भी बोला जाता है। आर फॉर्म्ड इन ईच ओवरी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और इसमें मिलियंस ऑफ oogonia बनते हैं, ठीक है। ओवरी के अंदर, हर एक ओवरी के अंदर मिलियंस ऑफ oogonia बनते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट, दीज सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिविजन्स मीन मियोसिस एंड गेट अरेस्टेड इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस। अब इसमें जो सेल्स होते हैं oogonia सेल्स, उनमें मियोसिस होता है। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। एंड गेट अरेस्टेड इन द प्रोफेज फर्स्ट। अब ये प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं, मीन्स इसके आगे वो डिवाइड नहीं करते, प्रोफेज फर्स्ट तक ही डिवाइड करते हैं ऑफ द मियोसिस, ठीक है। दिस स्टेज इज नोन एज प्राइमरी oocyte स्टेज। और जब ये अरेस्ट हो जाते हैं प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज में, तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है? प्राइमरी oocyte स्टेज। ओके, प्राइमरी oocyte सराउंडेड विद ग्रेन्युलोसा सेल्स इज रेफर्ड टू एज प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब जो ये प्राइमरी oocyte था, वो जो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो गया था, उसमें अब ग्रेन्युलोसा सेल्स उसके आसपास में सराउंडेड हो जाते हैं। जैसे कि ये सेल है तो उसके आसपास ग्रेन्युलोसा सेल उसको सराउंड कर लेते हैं। ग्रेन्युलोसा सेल्स जैसे सर्कुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है तो ये क्या ग्रेन्युलोसा सेल्स उसको कवर कर लेते हैं। इज रेफर्ड टू एज प्राइमरी फॉलिकल। और इस स्टेज में जब ग्रेन्युलोसा सेल्स बन जाते हैं उसके आसपास, तो इससे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल बोल देते हैं फिर इसको। और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है? प्राइमरी oocyte होता है। ओके, होप आपको समझ आ रहा होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम। द प्राइमरी फॉलिकल अंडरगो डीजनरेशन ड्यूरिंग द बर्थ टू प्यूबर्टी। अब इसका मतलब ये है कि डीजनरेशन मतलब बार बार बनते जाते हैं ये प्राइमरी फॉलिकल्स। बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी में बनते जाते हैं, ठीक है। देयर आर ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन द ओवरी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। अब इसका मतलब ये है कि टोटल कितने 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक इतने सारे बन जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स फर्दर सराउंड बाय मैनी लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। फिर ये प्राइमरी फॉलिकल्स जब, जैसे कि हमने बनाया था, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स थे, ठीक है। तो इसको हमने पूरे को क्या बोल दिया था? प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया था। अब जब प्राइमरी फॉलिकल में और ज़्यादा ग्रेन्युलोसा सेल सराउंड होने लग जाते हैं तो वो एक न्यू थीका बना लेते हैं एंड आर रेफर टू ए सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये जब बहुत सारे और ज़्यादा बड़ा हो जाता है ये, और नंबर भी इसका ज़्यादा हो जाता है ग्रेन्युलोसा सेल्स का, जब इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्शियरी फॉलिकल। अब जब सेकेंडरी फॉलिकल में और ज़्यादा डेवलपमेंट होता है तो वो टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। अब टर्शियरी फॉलिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्शियरी फॉलिकल की खास बात ये है कि उसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। एंट्रम क्या है? फ्लूइड फील्ड कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह जिसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ होता है। The outer layer theca gets distinguished into theca interna and theca externa। अब जो outer layer होती है ना, वो distinguish हो जाती है theca interna and theca externa। interna मतलब अंदर वाली theca और externa मतलब बाहर वाली theca। ओके, द फर्स्ट meiotic division is completed at the primary oocyte within the tertiary follicle। अब जो फर्स्ट meiotic division होता है, मतलब मियोसिस फर्स्ट जब होता है, वो कब कंप्लीट हो जाता है? प्राइमरी oocyte की स्टेज में ही कंप्लीट हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ही प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब द डिवीजन इज अनइक्वल एंड द एंड प्रोडक्ट इज लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ पोलर बॉडी।
ये जो डिवीज़न होता है ना इसके आगे का वो अनइक्वल होता है, जिसमें कि दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो हेप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है। इसे मैं एक फ्लो चार्ट की मदद से समझाती हूँ। जैसे मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को फ्लो चार्ट की मदद से समझाया था, वैसे ही मैं oogenesis की प्रोसेस को समझा। देखिए जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, सबसे पहले होता है oogonia। oogonia के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स डिप्लॉइड। जब इसमें होगा माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे दोनों में, तो ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्राइमरी oocyte में दो चीज़ें बनती है, एक तो बनती है सेकेंडरी oocyte और बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर जब नेक्स्ट ये सेकेंडरी oocyte आगे जा कर के डिवाइड होगा तो बना लेगा ओवम, ठीक है, ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से ये oogenesis की पूरी प्रोसेस होती है। 2n oogonia, माइटोसिस होगा तो भी 2n होगा, पर जब मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए और ये एक सेकेंड पोलर बॉडी बन गई। पोलर बॉडी छोटी सी बनती है। और नेक्स्ट जब सेकेंडरी oocyte जब इसमें फर्दर होगा ग्रोथ तो ये बन जाएगा ओवम, जिसमें हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। आई होप आपको oogenesis की प्रोसेस समझ आ गई होगी, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो अपन आगे बढ़ें। ओके, की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू ऑफ अ सेक्शन थ्रू अ ओवरी, मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ ओवरी का डायग्राम बनाना है। तो अब इसमें NCERT का डायग्राम भी बना सकते हैं, जो कि पेज नंबर 49 पे गिवन है, फिगर 3.7। ओके, फिगर 3.7 और आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। देखिए अब आपको मैं oogenesis की प्रोसेस को भी इसी डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले होता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होता है प्राइमरी oocyte। जैसे मान लो ये प्राइमरी oocyte है, तो जब इसके आगे ग्रेन्युलोसा सेल्स की एक लेयर बन जाती है तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी फॉलिकल का, ठीक है। फिर प्राइमरी फॉलिकल जब आगे जा कर के डिवाइड होता है तो बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद बनता है टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल की खास बात यह है कि उसके अंदर होता है एंट्रम। इस डायग्राम में टर्शरी फॉलिकल की लेबलिंग नहीं दी है, तो अपन एक काम करते हैं NCERT के डायग्राम से ही समझ लेते हैं। ओके, सबसे पहले होता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होता है प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte। अब इसके बाद जब और ज़्यादा ग्रेन्युलोसा सेल्स इसके आसपास आ जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर डिवाइड होता है तो बनता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल की खास बात यह है कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है इसे क्या बोलते हैं, एंट्रम। इट इज़ द फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, AN लिखा है ये, ओके। नेक्स्ट जब फर्दर इसमें डेवलपमेंट होता है तो ये बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बहुत ही लार्ज साइज़ का होता है, मतलब टर्शरी फॉलिकल से थोड़ा बड़ा होता है। इसमें और ज़्यादा फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है और इसमें जो और टर्शरी फॉलिकल की जब स्टेज होती है तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। अब नेक्स्ट क्या है, और ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज तक भी ये सेकेंडरी oocyte ही होता है। फिर जब ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से टूट रहा है ये, तो फिर ये क्या रिलीज़ करता है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ कर देता है और फिर इस सेकेंडरी oocyte को हम ओवम बोलते हैं, ठीक है। फिर जब ये आगे जा कर के ये जब ओवम रिलीज हो जाने बाद उसके बाद जो पार्ट बचता है ग्राफियन फॉलिकल का वो कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। कॉर्पस लूटियम का आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है। आई होप आपको ये पूरा डायग्राम समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये डायग्राम का ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखा है और इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और यहाँ आई बटन पे भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल का लेबल डायग्राम बनाना है। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था ग्राफियन फॉलिकल को। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है, ये होता है जर्मिनल स्पॉट। जर्मिनल स्पॉट के बाहर होता है जर्मिनल वेसिकल। फिर उसके बाहर की जो लेयर दिखाई दे रही है वो होती है जोना पेल्यूसिडा, उसका भी हम फंक्शन पढ़ेंगे आगे। और ये क्या है, ओवम है। ये पूरा जो सर्कुलर बॉडी दिखाई दे रही है ये है ओवम।
फिर ओवम के बाहर होता है थीका इंटरना, फिर इसके बाद थीका एक्सटर्ना, देन एपिथेलियल लाइनिंग, देन स्ट्रोमा कैप्सूल, फिर ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, देन जर्मिनल एपिथेलियम। इस डायग्राम का भी आपको अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। उससे आप बहुत ही आसानी से इस डायग्राम को बना पाएंगे, और ये डायग्राम बहुत सी बार बोर्ड एग्जाम में भी बनाने को आता है। ओके, तो आप जाके देख लीजिए उसे, और यहाँ आई बटन पे भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, नेम द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके फंक्शन जैसा कि मैंने बताया था अभी, कॉर्पस लूटियम, ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम, एक्रोसोम, स्पर्म टेल एंड फिम्ब्रिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके हमें सबके फंक्शंस बताने हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम का फंक्शन क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी विच सिक्रीट्स द हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। अब जो हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन, वो कौन रिलीज करता है? कॉर्पस लूटियम करता है। ये इसका सबसे बड़ा फंक्शन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंडोमेट्रियम। Endometrium is the inner glandular layer of uterus. It receives the egg after fertilization. एंडोमेट्रियम जो इनर ग्लैंड्यूलर लेयर होती है यूटेरस की, जैसा कि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था यूटेरस का सारे पार्ट्स, उसमें जो अंदर वाली लेयर होती है, मतलब बाहर से तो अंदर की तरफ जो लेयर होती है, उसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और इसमें क्या, एग जब फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो एग कहाँ पे आता है? एंडोमेट्रियम पे आ जाता है। The egg attaches to the endometrium of the uterus and undergoes further development. ये कहाँ पे अटैच एम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है, और फर्दर फिर डिवाइड होता है। एम्ब्रियो जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, देन फर्दर मोर्यूला, और ये सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, तो अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। सो नेक्स्ट इज एक्रोसोम। नेक्स्ट इज एक्रोसोम। इट इज़ अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, जिसमें बीच में मिडिल पीस होता है, और ये होती है इसकी टेल। ओके, सो दिस इज, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये, इससे हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब इसका रोल क्या है? of the recent at the tip of the sperm, ठीक है। The acrosome is the modification of the Golgi apparatus। ये Golgi apparatus का modification होता है which contains several enzymes। इसके अंदर बहुत सारे enzymes present होते हैं। The secretion of acrosome helps the sperm to penetrate into the cytoplasm of the ovum by breaking the zona pellucida and plasma membrane। अब जब फ्यूजन होता है तो सबसे मेन रोल होता है एक्रोसोम का। एक्रोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ओवम से इसको फर्टिलाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है, और ताकि जो स्पर्म है वो आसानी से इसके अंदर पेनिट्रेट हो जाए ओवम के अंदर, ठीक है। और ये जो ओवम की जो जोना पेल्यूसिडा लेयर होती है, जैसा कि हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक करने में काम आता है इसका सिक्रीशन एक्रोसोम का। ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ये ब्रेक करता है और इसके अंदर पहुंच जाता है स्पर्म। फिर इस स्टेज पे जब फ्यूजन हो जाता है तो इससे हम क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। सो द नेक्स्ट इज स्पर्म टेल। जो स्पर्म की जो टेल होती है ये पीछे की, उसका क्या रोल होता है? उसका रोल होता है, स्पर्म टेल इज़ अ फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर दैट इज़ अटैच टू द मिडल पीस। मिडल पीस वो जो ये होता है ना, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो ये जो मिडल पीस के जो बाद में जो स्ट्रक्चर होता है टेल का, वो काय से अटैच होता है? मिडल पीस से अटैच होती है ये टेल। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोटिलिटी में हेल्प करता है, अगर हम इजी लैंग्वेज में बोले तो, मतलब कि स्पर्म को मॉर्टल बनाता है, मतलब आसानी से स्पर्म पहुंच जाए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक, तो ये चलने में काम करता है स्पर्म के। अब नेक्स्ट इज फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए जैसा कि मैंने बताया था, ओवम होता है, आलमंड शेप स्ट्रक्चर, फिर इसके आसपास जो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिर इसके आगे होता है इनफंडिबुलम, देन एम्प्यूला, देन इस्थमस, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं? हम फिम्ब्रिए बोलते हैं, ठीक है। फिम्ब्रिया आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर अटैच टू द इनफंडिबुलम पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। जैसा कि मैंने बताया, ये जो पार्ट होता है इसके बाद वाला, ये होता है इनफंडिबुलम, ठीक
ठीक है। फिम्ब्रिया हेल्प्स इन रिसीविंग द एग रिलीज फ्रॉम द ओवरी एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन जब होता है, जब ओवम इससे बाहर आता है, तो ये फिम्ब्रिया इसको कैच करने के काम आता है, ठीक है, ताकि ये आगे फर्दर फेलोपियन ट्यूब में ट्रैवल कर सके। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होता है। अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट ईच फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक इट ट्रू। सबसे पहला है ए, एंड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल, ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि एंड्रोजन तो सीक्रेट लेडिक सेल्स करते हैं। एंड्रोजन क्या? टेस्टोस्टेरॉन होता है, ठीक है, हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरॉन हमने पढ़ा था पहले क्वेश्चंस में भी कि लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। और लेडिक सेल प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? स्पर्मेटोजोआ गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स, ट्रू और फॉल्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है इसका आंसर। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन द ओवरी। सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। स्पर्मेटोजोआ जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, वो कहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं? सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो सर्टोली सेल का फंक्शन क्या हो गया? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्पर्मेटोजोआ को, ठीक है। अब नेक्स्ट इज सी, लेडिक सेल्स आर फाउंड इन द ओवरी। लेडिक सेल का ओवरी के अंदर फाउंड होते हैं, बिल्कुल गलत। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। लेडिक सेल्स कहाँ पे? टेस्टिस के अंदर मिलते हैं, दे आर फाउंड इन टेस्टिस। और ये हमने पढ़ा भी कि क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेल हार्मोन कॉल टेस्टोस्टेरॉन, जिसे हम मेनली एंड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आंसर है इसका फॉल्स। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? लेडिक सेल्स आर फाउंड इन द टेस्टिस। ओवरी की जगह क्या आएगा? टेस्टिस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डी, लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड्रोजन, ट्रू और फॉल्स। बिल्कुल सही। अभी हमने पढ़ा कि लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंड्रोजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेनली टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। एंड्रोजन आर मेल हार्मोन, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन, मतलब एंड्रोजन का एग्जांपल क्या है? टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट इज oogenesis टेक्स प्लेस इन द कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम के अंदर oogenesis होता है क्या? तो बिल्कुल गलत। oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट एग विच टेक्स प्लेस इन फीमेल गोनाड ओवरी। ओवरी के अंदर ये पूरी प्रोसेस होती है, ना कि कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम तो ओवरी के अंदर का ही एक पार्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी होगी प्रोसेस पूरी oogenesis की। अब नेक्स्ट इज लास्ट है, सॉरी F1 है, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर है ट्रू। If the menstrual cycle is continuous, the endometrium will shed into the uterus, which will lead to the termination of pregnancy. मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती ऑब्वियसली। अगर एंडोमेट्रियम की वॉल ही शेड हो जाएगी तो फिर फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जाइगोट का, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका आंसर है ट्रू। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्शुअल एक्सपीरियंस। तो इसका आंसर है ट्रू। अब हाइमन का एब्सेंट होना या फिर ब्रेक होना ये इंडिकेट नहीं करता है कि वर्जिन है या नहीं है, ओके। तो ये टोटली मिथ है लोगों के बीच में। द हाइमन में ब्रेक ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी एज वेल। हाइमन फिजिकल एक्टिविटी करते समय भी ब्रेक हो सकता है, हेंस इट इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ओके। Next question is question number 17. What is menstrual cycle? Which hormones regulate the menstrual cycle? So the menstrual cycle is a cyclic process in which there is a periodic changes in the uterus and the ovary. अब ये एक menstrual cycle जो फीमेल्स में होती है उसमें कुछ cyclic changes होते हैं, periodic changes होते हैं यूटेरस के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं ओवरी के अंदर। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मार्क्ड बाय वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कैसे होती है? जब वेजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। द हार्मोन विच रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर। अब कौन कौन से हार्मोन्स है जो रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, सबसे पहला 2 हार्मोन्स होते हैं मेनली। फर्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH बोलते हैं, और सेकेंड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम LH बोलते हैं। फ्रॉम द पिट्यूटरी, मतलब पिट्यूटरी ही दोनों हार्मोन्स को रिलीज करता है। जैसे कि मेल्स में भी हमने पढ़ा था यही दोनों हार्मोन थे और फीमेल्स में भी यही दोनों हार्मोन थे। नेक्स्ट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी हार्मोन्स ही हैं जो कि
फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम रिस्पेक्टिवली। ये कौन रिलीज़ करता है? जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम, ये दोनों हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। मतलब जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं वो एस्ट्रोजन रिलीज़ करते हैं और ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज पार्चुरेशन, विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द इंडक्शन ऑफ पार्चुरेशन। अब पार्चुरेशन होता क्या है, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। व्हेन द एम्ब्रियो इज़ फुली डेवलप्ड इनटू अ बेबी, जब एम्ब्रियो पूरी तरह से एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है यूटेरस के अंदर, इट कम्स आउट फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट विजाइना बाय द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जब तेज तेज यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, तो जब ये जो बेबी है ये बाहर आ जाता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं डिलीवरी ऑफ बेबी। द हार्मोन विच इज़ इन्वॉल्व इन पार्चुरेशन इज ऑक्सीटॉक्सिन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है पार्चुरेशन में वो होता है ऑक्सीटॉक्सिन। दिस हार्मोन्स इज सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड इज स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी। ठीक है, ये हार्मोन सिंथेसाइज होता है तो हाइपोथैलेमस के अंदर और स्टोर कहाँ पे होता है? पिट्यूटरी के अंदर। व्हेन द चाइल्ड डेवलपमेंट इज कम्प्लीटेड इट इज़ रिलीज बाय द पिट्यूटरी। जब चाइल्ड का पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है तो पिट्यूटरी ये हार्मोन को रिलीज करती है एंड एक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स। और ये कहाँ पे? स्मूथ मसल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम पे ये हार्मोन एक्ट करता है, जिससे कि यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड पुशेस द बेबी आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। ओके, तो इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है पार्चुरेशन की। इसमें मेन रोल क्या का होता है? ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि कहाँ पे एक्ट करता है? स्मूथ मसल्स पे, ताकि यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन और पुश, ताकि इससे चाइल्ड पुश आउट हो जाए मदर्स बॉडी के। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज इन आवर सोसाइटी वुमेन्स आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू अ डॉटर। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज़ नॉट करेक्ट? क्या आप इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये गलत क्यों है? ठीक है, वुमेन्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड सिंस फीमेल एग कंटेन्स 22+X क्रोमोसोम्स। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि फीमेल्स के पास में 22+X क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स के पास में 22+X और 22+Y होते हैं। मतलब फीमेल्स के अंदर अगर हम इजी लैंग्वेज में बोलें तो XX होते हैं और मेल्स के अंदर होते हैं XY। ठीक है, तो अब इनमें से अगर जिसका भी फ्यूजन होता है तो वो डिपेंड करता है मेल के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर एक Y क्रोमोसोम है। फीमेल्स के अंदर तो दोनों ही X है, पर डिफरेंस कहाँ पे है? Y का डिफरेंस है। देयर इज़ नो प्रेडिक्शन ओवर विच स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग। इसमें हम कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कौन सा वाला किसके साथ फ्यूज़ करेगा। ठीक है, अगर ये वाला ओवम है जिसके अंदर एक्स है, मतलब इसमें जो फीमेल्स में जितने भी ओवम्स होते हैं ना, सबके पास एक्स ही होते हैं, पर जो स्पर्म्स होते हैं उसमें हाफ नंबर ऑफ स्पर्म्स एक्स के होते हैं और हाफ नंबर ऑफ स्पर्म्स वाई के होते हैं। ठीक है, so if the sperm having 22+X chromosomes fertilizes to the egg it leads to the birth of female। ठीक है, तो जब ये वाला X फ्यूज़ हो जाएगा इस मेल के X के साथ, तो ये XX हो जाएगा और XX क्या है? काय में होते हैं फीमेल्स के अंदर, तो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड बॉर्न होगी और 22+Y फ्यूजेज विद द एग। अगर ये वाला फ्यूज़ हो जाएगा Y के साथ तो ये क्या हो जाएगा? XY हो जाएगा, जिससे कि मेल बेबी बॉय हो जाएगा। फिर इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ द मेल चाइल्ड। ठीक है, इससे मेल चाइल्ड का बर्थ होगा। द सेक्स ऑफ द क्रोमोसोम्स इज श्योरली डिपेंडेंट अपॉन द काइंड ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजिंग द ओवम। ये टोटली स्पर्म पे डिपेंड करता है कि कौन सा एग फर्टिलाइज होगा। ठीक है, हैंस द वुमेन शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी। इसलिए बिल्कुल गलत बात है ये कि हम ब्लेम करें वुमेन के ऊपर। इसमें वुमेन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, टोटली स्पर्म पे डिपेंड करता है कि वो कौन से वाले के साथ फर्टिलाइज करेगा। Next question is, how many eggs are released by the human ovary in a month? How many eggs do you think would have been released if the mother gave birth to the identical twins? Would your answer changes if the twins bonds are fraternal? The female uterus contains one pair of ovaries. फीमेल यूटरस में पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, मतलब कि टोटल 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। ईच ओवरी फंक्शंस अल्टरनेट मंथ एंड रिलीजेज 1 ओवरी इन ईच मंथ। अगर इस बार इस ओवरी ने एग रिलीज़ किया तो उसके नेक्स्ट मंथ में दूसरी ओवरी रिलीज़ करेगी। ऐसे ही इनमें अल्टरनेटली दोनों एक एक बार ओवम रिलीज़ करते हैं। इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस द ओवम आर रिलीज the ovary has released one egg but after fertilization
एक एग रिलीज़ करेगी ओवरी, पर फर्टिलाइजेशन के बाद द एम्ब्रियो गॉट सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट सेल्स। तो जो एम्ब्रियो है जो बन गया, जाइगोट भी बन गया, एम्ब्रियो बन गया, पर जो एम्ब्रियो था उसने क्या 2 डिफरेंट सेल में डिवाइड कर दिया, ठीक है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इंडिविजुअल। तो जब एम्ब्रियो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो इससे क्या ट्विन्स बेबी होते हैं, ठीक है, TWINS। अब नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ फ्रेटर्नल ट्विन्स, ये एक दूसरी तरह के ट्विन्स होते हैं। 2 eggs आर रिलीज which were fertilized by the 2 different sperm which leads to the formation of 2 different individual, ठीक है। इसमें दो स्पर्म अगर फर्टिलाइज कर गए एक ओवम के साथ, मतलब ये एक ओवम है और ये जो 2 स्पर्म है दोनों ने एक साथ फ्यूज़ कर गए, तो क्या फ्रेटर्नल ट्विन्स बन जाएंगे। ये दिखने में अलग अलग होते हैं और आइडेंटिकल ट्विन्स बिल्कुल सेम होते हैं दिखने में, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, जिससे कि 2 अलग इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होगा, ठीक है, इससे 2 नए इंडिविजुअल बन जाएंगे। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन है हमारा, How many eggs do you think were released by the ovary of the female dog which gave birth to 6 puppies? ठीक है, अब आप बताइए कि how many eggs रिलीज़ हुए होंगे ओवरी से फीमेल डॉग की जब उसने 6 पपीज़ दिए। तो द एग्स रिलीज बाय द ओवरी ऑफ फीमेल डॉग इज 6। ऑब्वियसली अब 6 अगर पपीज़ हुए तो ऑब्वियसली 6 ओवरी होगी, जब भी तो 6 आगे जा करके फर्टिलाइज हुए और 6 कन्वर्ट होगा, ठीक है, ठीक है, बिकॉज ईच एग फर्टिलाइजेज विद स्पर्म एंड फॉर्म्स अ ज़ाइगोट विच गिव राइज टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमारे सारे NCERT क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा और अगर तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैप्टर से इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली आंसर इट। और आप कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट में कौन से चैप्टर का NCERT सॉल्यूशंस को अपलोड करूँ या फिर कौन सा एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, ठीक है। Guys, stay tuned and subscribe to our channel, and also don't forget to like, share and subscribe. Biology Lovers Hub on YouTube.